एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। और देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 का यह टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। यह टेस्ट नंबर आपका 20 है। 19 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो या फिर एमपीपीएससी हो, या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है, देखिए वीडियो को आप लोग देखा कीजिए, स्पेशली जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों में जो भी दोस्त मतलब ऐसा लगता है कि वो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शीत दीवार किससे संबंधित है? फाकलैंड धारा से, क्यूरोसियो धारा से, कनारी धारा से, गल्फ स्ट्रीम धारा से। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि शीत दीवार ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका गल्फ स्ट्रीम धारा से। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, गल्फ स्ट्रीम धारा, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये जो है कि उत्तरी आंध्र महासागर में प्रवाहित होने वाली प्रमुख महासागरीय धारा है ये। ठीक है, देखिए 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर के उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर जो कि ये 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिम तट तक प्रवाहित होती है। ठीक है, ये धारा, और मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने के कारण इसे क्या कहते हैं? तो इसे खाड़ी की धारा, इट मीन्स की गल्फ स्ट्रीम के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, एंडीज पर्वत कैसा पर्वत है? एक बलित पर्वत, एक अवशिष्ट पर्वत, एक भ्रंशोत्थ पर्वत, एक ज्वालामुखी पर्वत। देखिए, एंडीज पर्वत कैसा पर्वत है ये? तो ये है आपका बलित पर्वत। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, एंडीज पर्वत जो है ना, ये दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रेणी है, ये एंडीज पर्वत, और ये एक क्या है? एक बलित पर्वत है। देखिए, बलित पर्वत होता क्या है? जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा मोड़ या बलन पड़ जाते हैं, तो उसे हम मोड़दार एवं बलित पर्वतमाला कहते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे मोड़दार या बलित पर्वत कहा जाता है उसे। ठीक है, अगर हम बात करें अवशिष्ट पर्वत की, तो अपरदन की शक्तियों द्वारा जो है कि प्रारंभिक पर्वत घर्षित हो जाते हैं, तो घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वत की हम बात करें तो देखिए, इसको ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। ठीक है, देखिए ऐसे पर्वत का निर्माण कब होता है? तो तनाव या खिंचाव की शक्तियों के कारण होता है, और खिंचाव के कारण जो है कि धरातल भागों में क्या होता है? तो दरारें या भ्रंश पड़ जाती है, जिसके कारण जो है कि धरातल का कुछ भाग क्या होता है? तो ये ऊपर उठ जाता है, और कुछ भाग जो है कि नीचे धंस जाता है। ठीक है, तो दरारों के पास कुछ उठे भाग को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, ऐसे पर्वतों का निर्माण जो है कि दरार और भ्रंशन के कारण होता है, इसलिए हम भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं इसको। ठीक है, अगर हम बात करें ज्वालामुखी पर्वत की, तो ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ जो है कि निःसृत पदार्थ जमा होने लगता है। ठीक है, जब ज्वालामुखी का उजागर होता है, तो ये क्या होता है? ये इसके किनारे किनारे पे जो है कि ये इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, और ज्वालामुखी सूख मतलब ये शंखु का निर्माण होता है। ठीक है, और जब ये बहुत अधिक जमा हो जाता है ना, तो ये पर्वत का रूप धारण कर लेता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं? कार्बी एंगलोंग का पठार, मेघालय का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल, ये सभी। पूछा जा रहा है कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं। ठीक है, तो देखिए प्रायद्वीपीय खंड के भाग जो है कि आपके कार्बी एंगलोंग का पठार भी है, मेघालय का पठार भी है, अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल भी है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये सभी हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट के 4 प्रमुख दर्रों का उत्तर से दक्षिणी का सही क्रम कौन सा है? पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, सेनकोटा, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, सेनकोटा, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, सेनकोटा, एंड थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। देखिए, ये पूछा जा रहा है आपका कि उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, मतलब कि नीचे से नहीं, ऊपर से नीचे का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा डी। देखिए, थाल घाट ये आपका कहाँ पे पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये भोर घाट पड़ेगा, महाराष्ट्र पुणे मतलब नीलगिरी तथा अन्नामलाई के बीच। नहीं सॉरी, ये थाल घाट जो है कि आपका एमएच में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में।
भोर घाट ये आपका मुंबई पुणे उस साइड पड़ता है, ये भी महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करें पाल घाट का, तो ये केरल में पड़ता है, नीलगिरी तथा अन्नामलाई के बीच। और सेनकोट्टा की बात करें हम, तो ये केरल राज्य में इलायची पहाड़ी पर ये स्थित है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, तो उत्तर ऊपर है आपका, दक्षिण नीचे है, तो ये सही क्रम ये है, डी ऑप्शन, ठीक है। भारत के वनस्पति क्षेत्र एवं विस्तार से संबंधित गलत युग्म बताइए। असम क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियाँ, गंगा का मैदानी क्षेत्र, कछारी मैदान, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, कश्मीर से कुमाऊं तक, और मालाबार क्षेत्र प्रायद्वीपीय तट पर। इसमें से आपका गलत युग्म बताना है, ठीक है। तो देखिए असम क्षेत्र ये ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटियाँ इससे संबंधित जो वनस्पति क्षेत्र हैं इसका विस्तार जो है कि यहाँ है। गंगा का मैदानी क्षेत्र ये कछारी मैदान है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र ये कश्मीर से कुमाऊं तक है क्या? नहीं, ये जो है कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो है कि आपका इसका विस्तार जो है कि सिक्किम से पूर्व दार्जिलिंग तक है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र का, ठीक है। और कश्मीर से कुमाऊं तक का जो है कि आपका क्या है, तो ये है आपका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है, कश्मीर से कुमाऊं क्षेत्र का। तो ये सी ऑप्शन आपका क्या गलत है। मालाबार क्षेत्र ये प्रायद्वीपीय तट, ये सही है। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, ये आपका गलत युग्म है। गलत युग्म पहचानिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे? भोपाल में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। इसमें से आपको गलत बताना है, ठीक है, कि कुछ इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है और वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये आपका भोपाल में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ये छिंदवाड़ा में नहीं है, ये आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में है एंड एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है कि यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए चंबल नदी अपने उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। चंबल नदी की हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश की महू मतलब जाना पाव पहाड़ी से ये निकलती है चंबल नदी, ठीक है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है, बिल्कुल। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ कौन कौन सी है भाई? वो हैं आपकी चंबल, केन, बेतवा और सिंध, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। दोआब और नदी क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। बारी दोआब ब्यास व रावी के बीच, रचना दोआब ब्यास व चेनाब के बीच, बिस्त दोआब ब्यास व सतलज के बीच, सिंध सागर दोआब झेलम व सिंध के बीच। देखिए दोआब की बात की जा रही है, जो नदी क्षेत्र हैं और दोआब की बात की जा रही है, किस नदी क्षेत्र के बीच ये दोआब है। देखिए दोआब होता क्या है, दो मतलब दो और आब मतलब पानी होता है, ठीक है। तो ये जो है कि आपका दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो है कि इस क्षेत्र को मतलब जो नदी ये क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तो दोआब बोलते हैं। तो बारी दोआब ये कहाँ पे है, तो ये आपका ब्यास व रावी नदी के बीच में है, बिल्कुल सही है। रचना दोआब ये कहाँ पे है, तो ब्यास व चेनाब नदी के बीच नहीं है, तो ये किसके बीच है, तो ये रावी और चेनाब के बीच है। बिस्त दोआब ये जो है कि ब्यास व सतलज नदी के बीच है, और सिंध सागर दोआब जो कि झेलम व सिंध के बीच है। तो आपका गलत कौन सा है, ये बी। रचना दोआब कहाँ पे है, तो ये रावी और चेनाब के बीच। हगरी वेदावस्थी नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की, कावेरी की, कृष्णा की, भरतपूजा की। हगरी मतलब कि वेदावती ये नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है आपका तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी है, ठीक है। देखिए तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगरी है, और ये हगरी की हम बात करें तो ये पश्चिमी घाट से निकल करके कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में जा कर के ये मिल जाती है, ठीक है। और इसे जो है कि वेदावती नदी के नाम से भी हम जानते हैं, हगरी नदी को, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही है।
भारत की प्रमुख झील एवं उनसे संबंधित राज्यों का गलत युग्म बताइए। मालाताल उत्तराखंड, चपनाला ओडिशा, सात ताल उत्तराखंड, डिडवाना राजस्थान। देखिए भारत की प्रमुख झील और उनसे संबंधित राज्यों का गलत युग्म बताना है आपको, ठीक है। मालाताल ये कहाँ पे है? तो ये है आपका उत्तराखंड में। चपनाला ये कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में नहीं है, ये है आपका असम में, ठीक है। असम में है और ये मीठे पानी की झील है चपनाला। सात ताल उत्तराखंड में है। डिडवाना जो है कि आपका राजस्थान में ये झील है, तो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन गलत है। क्रांति एवं कृषि से संबंधित गलत युग्म बताइए। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, एंड गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। देखिए क्रांति और कृषि से संबंधित कुछ गलत युग्म बताना है आपको। अमृत क्रांति की हम बात करें तो ये नदियों को जोड़ने की योजना है, ठीक है, सही है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है, ये भी सही है। भूरी क्रांति की हम बात करें तो ये जो है कि आपका उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन किससे संबंधित है? तो ये आपका पीली क्रांति से संबंधित है, ठीक है। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है। भूरी क्रांति से क्या संबंधित है? उर्वरक उत्पादन। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। बायोस्फीयर रिजर्व और संबंधित राज्य का गलत युग्म बताइए। डिब्रू सैखोवा असम में, मानस असम में, कच्छ का रण गुजरात में, पन्ना हिमाचल प्रदेश में। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व और उससे संबंधित राज्य का गलत युग्म बताना है आपको, ठीक है। डिब्रू सैखोवा कहाँ पे है? ये असम में है बायोस्फीयर रिजर्व। मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये भी असम में है। कच्छ का रण ये जो है कि बायोस्फीयर गुजरात में है। और पन्ना की हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये है आपका कहाँ पे? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में। पन्ना की खान का नाम सुने होंगे ना आप, बताइए पन्ना की खान में क्या पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। तो डी ऑप्शन आपका गलत है। कोंकण रेलवे निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ती है? महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र तमिलनाडु, महाराष्ट्र ओडिशा, ओडिशा कर्नाटक। देखिए कोंकण रेलवे ये किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है, देखिए कोंकण रेलवे जो है ना आपका महाराष्ट्र, उसके बाद से गोवा, उसके बाद से कर्नाटका। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका को ये कोंकण रेलवे जोड़ता है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका कौन सा है? ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए 26 जनवरी ये 1998 को जो है कि कोंकण रेलवे को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो ये डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1998। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अधात्विक खनिज औषधि सेल समूहों में पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम कायांतरित चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए अधात्विक खनिज औषधि सेल समूहों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। खनिज ईंधन जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये जो है कि कायांतरित चट्टानों में के नीचे पाए जाते हैं। देखिए कायांतरित चट्टानों के नीचे कोयला पेट्रोलियम नहीं पाए जाते हैं, ये जो है कि आपके अवसादी चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं, जो कोयला होता है और पेट्रोलियम होता है। तो ये आपका क्या है? गलत है। तो इसमें हो जाएगा केवल ए सही है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए गैर परंपरागत और परंपरागत होता क्या है, ठीक है। अगर हम गैर परंपरागत स्रोत की बात करें तो देखिए ये बड़ी मात्रा में पर्यावरण में मौजूद स्रोत हैं ये, ठीक है, गैर परंपरागत, लेकिन जो है कि केवल ये सीमित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है इनका, ठीक है। जैसे कि ज्वारीय ऊर्जा, देखिए ये भी जो है कि बड़ी मात्रा में पर्यावरण में मौजूद है। भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तो इसका मतलब कि ये सभी क्या हैं? गैर परंपरागत स्रोत हैं। अगर हम बात करें परंपरागत स्रोत की तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो है कि पर्यावरण में बहुतायत में मौजूद नहीं है, जबकि उसका उपयोग क्या है? असीमित है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए खनिज तेल है, इसका उपयोग असीमित है लेकिन पर्यावरण में बहुत ज़्यादा में मौजूद नहीं है। ये प्राकृतिक गैस है, लकड़ी है, कोयला है, ये सब क्या है, ये जो है कि इनका उपयोग जो है कि असीमित है, बट बहुत ज़्यादा मात्रा में ये नहीं है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका परंपरागत स्रोत। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गैर परंपरागत स्रोत और परंपरागत स्रोत में क्या डिफरेंट होता है और किसे कहते हैं। निम्न में से कौन सा पिरामिड एकमात्र एक ऐसा पिरामिड है जो हमेशा सीधा ही होता है? जैव भार पिरामिड, संख्या पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, इनमें से कोई नहीं। देखिए, निम्न में से कौन सा पिरामिड एकमात्र एक ऐसा पिरामिड है जो कि हमेशा सीधा ही होता है, ठीक है। देखिए, थोड़ा काफ़ी नॉइज आ रही है, ठीक है। ऐसे जगह पे मैं हूँ कि ये नॉइज़ आता ही आता है, तो थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। देखिए, कौन सा पिरामिड है वो जो एकमात्र पिरामिड है कि जो हमेशा सीधा होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट का, और बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऊर्जा का पिरामिड है जो कि सदैव क्या होता है, वो सीधा होता है, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ठीक है। बट अगर हम देखें जैव भार का पिरामिड, तो जैव भार का पिरामिड जो कि सीधे या उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। किस सिचुएशन में सीधे होते हैं और किस सिचुएशन में उल्टे होते हैं वो देखते हैं। कि देखिए, एक तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड क्या होता है, तो वो होता है आपका उल्टा, ठीक है। लेकिन वन्य और घास स्थल परिस्थिति तंत्र में पिरामिड क्या होते हैं, सीधा होता है। जैव भार का पिरामिड की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम संख्या पिरामिड की बात करें तो संख्या पिरामिड भी सीधा तथा उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। देखिए, घास स्थलीय एवं फसल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में पिरामिड सीधा बनेंगे, ठीक है, संख्या का। जबकि एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड क्या होगा, बिल्कुल उल्टा होगा, ठीक है। तो ये सी है, केवल एकमात्र ऐसा पिरामिड है ऊर्जा का जो कि हमेशा सीधा होता है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए, पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण का प्रयास जो है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें किया गया, तो वो पंचवर्षीय योजना थी आपकी चौथी। पहला ऑप्शन सही है। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो 1969 से 74 के बीच था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भर की प्राप्ति। चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना में काफ़ी चीज़ें हुई। क्या क्या हुआ, तो जुलाई 1969 में जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। दूसरी बात कि 1974 ईस्वी में भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण, मतलब कि स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, ये किया गया। परिवार नियोजन की हम बात करें तो ये कार्यक्रम भी इसी पंचवर्षीय योजना द्वारा लागू किया गया, ठीक है। देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो 1974 से कब तक था, 79 तक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन जो है कि 1956 से 61 तक था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन 1961 से 66 तक था, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, भुवनेश्वर, हैदराबाद, लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है ये, तो ये स्थित है आपका दिल्ली में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इसकी स्थापना जो है कि 1980 में किया गया था। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना सर्वप्रथम क्योटो प्रोटोकॉल में कब की गई? 1994 में, 1993 में, 1992 में, 1991 में। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल में कब की गई, तो ये की गई आपका 1992 में। सी ऑप्शन आपका सही है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के लिए किस जिले से प्रारंभ हुआ था? चमोली जिले से, केदारनाथ से, बद्रीनाथ से, इनमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट आंदोलन है ये, और ये आपका उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था, तो देखिए ये जो है ना आपका, ये आंदोलन 1973 में प्रारंभ हुआ। उस समय उत्तर प्रदेश में था चमोली जिला, वहाँ से, ठीक है। आज की डेट में चमोली जिला कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तराखंड का एक ज़िला है, यहाँ से ये प्रारंभ हुआ था। इसमें
स्त्रियां भारी संख्या में भाग ली थी। ठीक है, पेड़ों की कटाई के लिए ये लोग जो है कि विरोध किए और क्या किए, जब पेड़ काटे जा रहे थे तो पेड़ों से ये चिपक जाते थे, नहीं काटने देते थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है कि चिपको आंदोलन पड़ा। ठीक है, देखिए इसमें मुख्य रूप से कौन कौन नेता थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा, ये पर्यावरणवादी हैं सब, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी इनकी प्रमुख मतलब लीड करने वाले थे ये लोग। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कल, मतलब पिछले वीडियो में। सारगासो सागर प्रख्यात है अधिक गहराई हेतु, उष्ण महासागरीय धाराओं हेतु, समुद्री शैवाल से भरे स्थिर जल हेतु एंड अत्यधिक निम्न तापमान हेतु। सारगासो सागर किस लिए प्रख्यात है, तो ये समुद्री शैवाल से भरे स्थिर जल हेतु ये प्रख्यात है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है शिकारी देवी अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है studyvithsri25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है studyvithsri के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS 2022 एंड टेलीग्राम का ये लिंक है। इन सब सारे जगहों से आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।